और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। नक्सल मुक्त घोषित करने की तय डेडलाइन से करीब एक हफ्ते पहले पश्चिम बस्तर के आखिरी बड़े कैडर पापाराव उर्फ मंगू ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 56 वर्षीय पापाराव अपने साथियों के साथ AK-47 समेत अत्याधुनिक हथियार लेकर बीजापुर के कुटरू थाने पहुंचा है। समाज उनको स्वीकार करेगा और मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें रखना है, तो प्रेस के माध्यम से मैं वो सारी विषयों और अब तक की क्या स्थिति है वहां पर उसकी जानकारी। इस पुनर्वास के बाद अधिकतम 30-35 लोग शहीद हुए। बहुत अच्छी बात। ये भी इसकी भी कोई कहा है नहीं, ये तो ओडिशा स्टेट कमेटी है, उनका ओडिशा स्टेट कमेटी जो है उसका एक डिवीजन का एक पार्ट हमारी एरिया कमेटी, एक डिवीजन हमारी तरफ भी पड़ता है, तो उनका आना जाना संबंध तो रहा ही है। लेकिन जो जहां चाहे सेटल हो जाए, जो जहां चाहे पुनर्वास कर ले, उस हथियार पकड़कर घूमने की बातों को छोड़ दें, स्कूल और को बम से उड़ाना खत्म कर दें, किसी हमारे शिक्षा दूतों को गला रेतना बंद कर दें, सड़क के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे आईडी लगाना बंद कर दें। यही हमारा ध्येय है, चाहे वो कहीं पुनर्वास। बार-बार जो है कांग्रेस सवाल कर रही है सरकार से कि क्या 31 मार्च के बाद किसी तरीके से घटना नहीं होगी, क्या गारंटी दे रही है सरकार इस बार? बार हम कहाँ मना करते हैं भाई। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप सबसे प्रथम जो इस विषय पर है वो बस्तर की जनता है। बस्तर की जनता ने सोचा कि पुनर्वास इसमें नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, उस आधार पर तय हुआ है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अगस्त 2024 में इस बात का प्रण किया था कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने भी हम सबका मार्गदर्शन किया। अभी हम लोग ये देखते हैं कि समूचा बस्तर शांत हो चुका है। खबरधा, खैरागढ़, मानपुर मोहला, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद और दमतरी, इन जिलों में भी नक्सलवाद का प्रभाव था, वह भी समाप्त हो चुका है। जो थोड़ा सा क्षेत्र बचा है वह भी समाप्त हो जाएगा। ये आर्म्ड फोर्सेस हमारे जवानों की भुजाओं की ताकत पर है और सरकार की बहुत सारी योजनाओं के आधार पर है। अब ये सब कुछ हो गया है, इसमें अब ये सोचना कि 31 मार्च 2026 की रात को क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई। मैं सोचता हूं कि सबको समझना चाहिए इस बात को। अरे भैया, एहतियात तो उसके बाद भी बरतना है आपको, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। पूरा चीज एक एक डॉक्यूमेंटेशन करके, फाइलिंग करके, मैपिंग करके एक एक व्यक्ति को वापस ले आने का काम। 3000 पुनर्वास हुए हैं 2 सालों में, 2000 लगभग गिरफ्तार हुए हैं 2 सालों में। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 550 न्यूट्रलाइज हुए, और उसके बाद ये 7,500-8 हजार का नक्सल संगठन समाप्त हुआ है। तो ये कम बात है। अब इस पर कोई ये कहे कि 31 मार्च की रात को क्या करेंगे, तो उनके मन में कोई हैप्पी न्यू ईयर है मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि जो 30-35 चेकपोस्ट जो बचे हुए हैं ये भी आप ये पुनर्वास करेंगे, पुनर्वास करेंगे, कोई सोच। देश में रिपोर्ट आ रही थी कि शायद 1 या 2 ही ऐसे टॉप लीडर बचे हुए हैं जिनके समर्पण या जिनके रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। टोटल आपका सिर्फ 2 ही बड़े लीडर सभी सर आपकी जानकारी में? नहीं, 2 ही बड़े लीडर जो अभी तक नहीं आए हैं, मिसिर बेसरा और गणपति। तो गणपति का पता नहीं, वो कहीं है, जो भी होगा। और थोड़ी जानकारी जो भी है, मिसिर बेसरा का भी यह है कि सक्रियता नहीं है, अलग है। इसमें यह भी है कि हथियार छोड़ करके, यूनिफॉर्म छोड़ करके सिविल ड्रेस में कहीं समाज में मिल जाते हैं समाज में, तो वो पता नहीं चलता है। वैसे भी मिले रहे, हमको दिक्कत नहीं। विषय ये है कि ये भारत के संविधान को चुनौती देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सर, ग्राम पंचायतों के मामले अभी सोशल ऑडिट चल रहा है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर पहुंचा है, एक उपलब्धि भी है। 2025 में भी दूसरे स्थान पर था, लेकिन 2023 और 24 को देखा जाता है कि कई ग्राम पंचायतों का ऑडिट पूरा नहीं हो पा रहा था। सर, आप कैसे देखते हैं? इस बार सख्ती के साथ इस काम कर रहे हैं भाई। ऑडिट का काम पूरा होना चाहिए। अनेक तरह की पंजी जो संधारित होते हैं ग्राम पंचायतों में, उनको पूरा होना चाहिए। ग्राम पंचायतों में पूरी औपचारिकता के साथ काम होना चाहिए।
ये उसमें हल्का करने का कोई विषय नहीं है। एक रिपोर्ट आ रही है कि मनरेगा में कुछ बड़ी गड़बड़ी जैसे ऑडिट की बात है। ये क्या है नहीं, अब वो आप कौन सी गड़बड़ी को आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम है। मैं इतना जानता हूं कि गड़बड़ी कोई भी हो भाई, कार्यवाही कठोर हो। सर, अफीम को लेकर कलेक्टरों ने रिपोर्ट सौंपी है। 3 जिलों के 6 जगहों पर बस जो है अफीम की खेती का स्पष्ट उन्होंने कर दिया, बाकी जिलों में नहीं हो रहा है, ये उन्होंने कहा है। सर, हमारे लिए प्रश्न ये है कि ये कब से चल रहा था, हमको ये निकालना है। दूसरा विषय ये है कि दुर्ग में आया तो ये समझ करके कि भी कौन सी पार्टी वार्टी का व्यक्ति है, उसका कोई सरोकार नहीं होता, गुनाह होता है। व्यक्ति का राज नहीं होता है, कानून का राज होता है। और इस तरीके से दुर्ग में जब जबरदस्त कार्यवाही हुई, उसके बाद लोगों को ये मन में आया कि अन्य स्थानों पर भी है, तो बलरामपुर का भी विषय सामने आया, उस पर भी कार्यवाही हुई। तो रायगढ़ का विषय सामने आया, उस पर भी कार्यवाही हुई। और उसके बाद कलेक्टर्स को डिटेल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर किया कि कहीं पर भी अगर पाया जाएगा तो कार्यवाही इस पर होगी। और इसलिए आप सभी कलेक्टर्स ने सारी चीजों को चेक करके ये बताया। जो अंतिम 2-3 थे जिसको कलेक्टर्स ने पकड़ा, उन पर भी कार्यवाही हो गई है। आने वाले समय में इसको इंटीग्रेटेड करके सोचा जाएगा कि ये कहां से हो रहा है। गैंग जैसी कोई चीज होगी तो नेस्तनाबूद किया जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल, सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया है धर्मांतरण को लेकर कि धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, ये प्रक्रिया पुरानी है। ये कल आदेश आया तो एक प्रकरण पर पुनः आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का। अन्यथा ये प्रक्रिया पुरानी है कि जो धर्मांतरित होंगे विशेष रूप से भारतीय परंपरा से पृथक किसी परंपरा के धर्म पर धर्मांतरित होंगे, ये था क्रिश्चियन इस्लाम में जाएंगे तो उनको SC बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये प्रावधान तो है, पुराना है, इस पर तो बात है ही है। देखिए, समाज है उसमें इस विषय को, धर्मांतरण को लेकर के बड़ी चिंता पहले से ही रही है। आदिवासी समाज में परंपराएं बड़ी महत्व की होती हैं। हमारे सदस्य ने उस दिन एक दिन सदन में कहा था, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आदिवासी समाज में धर्म ही संस्कृति है और संस्कृति ही धर्म है, आप ये कह सकते हैं। और इसलिए संस्कृति बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृति जब छूट जाता है तो फिर उनका इकतीस मार्च तक नक्सलवाद परंपराओं को खत्म होगा, छोड़ता है तो डेडलाइन ये धर्मांतरण रखी गई है। उसकी सरकारी है, जुड़े हुए हुई है, संरक्षण का विषय जुड़ा हुआ है, इसका निर्णय होना शेष है। ये सुप्रीम कोर्ट से ही निर्णय इसका आने का है, या सरकार कोई नियम बनाएगी। हाँ हाँ हाँ, सरेंडर पर मीडिया को संबोधित करते हुए विजय शर्मा को सुन रहे थे हम। डेडलाइन के 7 दिन पहले पापा राव का सरेंडर है। 18 साथियों संग पापा राव ने अपने हथियार डाल दिए हैं, जिसमें 10 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास से आपको बता दें कि 8 AK-47, 1 SLR और 1 इंसास बरामद हुई है। पापा राव के आत्मसमर्पण
आत्मसमर्पण से पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी लगभग समाप्त मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में माओवाद के खात्मे की उम्मीद और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वहीं सरेंडर से पहले नक्सल लीडर पापा राव ने आत्मसमर्पण में अपने बयान में कहा है कि बड़े नक्सली नेताओं के साथ साथ देवजी ने भी आत्मसमर्पण किया, जबकि पहले सभी ने मिलकर जनता के हक के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बदलने के कारण कई साथियों ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना, जिसका कारण उन्हें पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक सवाल के जवाब में यह भी उन्होंने बताया कि हमेशा जनता के हित में लड़ने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं। तो नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 31 मार्च 2026 डेडलाइन ये तय की गई थी नक्सलवाद के खात्मे की, और इसी बीच आपको बता दें कि पापा राव ने अपने 18 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है।